हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है बड़ा ही करंट टॉपिक। और उस टॉपिक की हेडलाइन ये है कि जर्मनी में आ रहा है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, पूरा डिस्कशन करेंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। रिसेशन की हम जब भी बात करते हैं तो रिसेशन से हमें क्या समझ में आता है? एक बेसिक लैंग्वेज, मंदी छाना। जब मार्केट डाउन हो जाए, डिमांड ना हो चीज़ों की, एक्सपेंडिचर नहीं हो, जीडीपी गिर रही हो, उसको हम कहते हैं कि इस देश में मंदी आ रही है। तो मंदी कब आती है, जो रिसेशन है वो कब आता है? जब लगातार 3 महीने तक जीडीपी गिरे प्लस 3 महीने फिर से जीडीपी गिर रही है, तो 3+3 लगातार 6 महीने तक जब कभी भी किसी देश की जीडीपी बढ़े नहीं और वो गिरती चली जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि इस देश में रिसेशन आ रहा है। तो जर्मनी एक वन ऑफ द कंट्री है G7 की, जो कि यूरोपियन कंट्री है, यूरोप साइड की वेस्टर्न कंट्री है। वहाँ पर आ चुका है रिसेशन। इस बात का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लगातार 6 महीने से जीडीपी में ग्रोथ नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूअसली फॉलिंग। IMF हैज़ प्रेडिक्टेड कि रिसेशन आने वाला है और वो आएगा सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा डेट हो चुका है, 100% 200% डेट है। अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 120 का तो उनके ऊपर कर्ज है। तो इस तरह की कंडीशन थी, तो ये प्रिडिक्ट किया गया था कि इनके ऊपर तो सबसे पहले रिसेशन आएगा ही आएगा, फिर वो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को अफेक्ट करेगा। लेकिन हो क्या गया? हो गया जर्मनी के ऊपर। जर्मनी जो कि है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी इकॉनमी है हमारी USA, फिर आती है चाइना, फिर आता है जापान, फिर आती है जर्मनी, उसके बाद आता है भारत। तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इज़ जर्मनी। लेकिन जर्मनी में हम देख रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, लगातार गिर रहा है। अब हम ये बात कर लें कि क्यों, रीज़न इसका क्या हो सकता है रिसेशन के आने का, क्यों वहाँ पर चीज़ें नहीं बिक रही हैं, क्यों वहाँ पर फॉल हो रहा है। द ओनली रीज़न जो हमें क्वाइट विजिबल है, दिख रहा है हम सबको, वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर। रशिया और यूक्रेन का वॉर एक ऐसा वॉर है जो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साल भर से ज़्यादा हो चुका है एंड कंटिन्यूसली थिंग्स आर डिटेरियोरेटिंग। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। अमेरिका के और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के सैंक्शंस की वजह से जो रशिया है वो अपनी चीज़ों को बेच नहीं पा रहा है उन कंट्रीज़ को। जर्मनी नहीं खरीद पा रहा क्योंकि रशिया के ऊपर लग गए हैं सैंक्शंस। अब इस तरह के सैंक्शंस जब लगे होते हैं तो हम कैसे चीज़ों को खरीदें? उसको चाहिए तेल अपने यहाँ व्यापार करने के लिए। रशिया से हम तेल लेते हैं। जर्मनी हम बात कर रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पर से ऑयल के लिए डिपेंडेंट है, या लेती हैं ऑयल, कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है बट लेती हैं। बट बिकॉज उसके ऊपर लग चुके हैं सैंक्शंस, और हम उन सैंक्शंस को मानेंगे क्यों? क्योंकि भाई मानना पड़ेगा, जैसे अमेरिका। तो हमें उन सैंक्शंस को मानने के लिए अगेन सफ़र करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही नहीं है जो सफ़र करेगा, क्योंकि हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1991 में LPG आया था, तो इंडिया में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। तो ग्लोबलाइज होने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में कुछ हो रहा है तो यू विल बी ऑल्सो अफेक्टेड, दो आप इनडायरेक्टली इफेक्ट हो। अगर आपके देश में कुछ होगा तो बाकी देश अफेक्ट होंगे, चाहे वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। जर्मनी इज फॉलोइंग इनटू रिसेशन, इसका मतलब ये है कि बाकी देश भी रिसेशन की तरफ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। इंडिया में अभी तक 0% प्रेडिक्शन है, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया में रिसेशन का उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें नहीं लगता, क्योंकि 0% प्रेडिक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये लगातार होता रहा, जर्मनी ने अगर कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप या कुछ नेसेसरी स्टेप्स नहीं उठाए, तो ये चीज़ और ख़राब होगी और बाकी देशों को भी अपने साथ उसी चपेट में ले लेगी। बात करते हैं हम अब रेटिंग्स की, क्रेडिट रेटिंग्स की अब हम बात करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? जब भी कभी
बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे कि फिच की रेटिंग, मूडीज़ एंड स्टैंडर्ड्स एंड पुअर करके एक और है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट, और बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये किसी भी एक देश को रेटिंग देती है। ओके, कोई देश अगर बहुत अच्छी जीडीपी वाला देश है, अगर वो किसी से कोई पैसा उधार लेगा तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो टाइम पे पैसे वापस दे देगा, तो उसकी रेटिंग आप क्या करोगे? 5। ओके, कोई एक कंट्री है जो बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में है, बहुत सारे उसके ऊपर कर्ज हैं, तो उसकी रेटिंग आप क्या करोगे? ऑब्वियसली 5 स्टार तो उसे नहीं दोगे, आप में से 1 या 2 दे दो। तो दिस इज़ नोन एज रेटिंग करना। जैसे हम यूजुअली प्ले स्टोर पे ऐप्स को रेट देते हैं, कोई उसको किसी ऐप को 5 स्टार देता है, कोई 4 स्टार देता है, वैसे ही कंट्रीज़ की रेटिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट मतलब क्रेडिट वर्दिनेस की रेट क्या है, कितना काबिल है वो देश अपने उधारों को चुकाने में। तो अगर बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग है तो हमें लगता है नहीं सही है भाई, इस देश को पैसा दिया जा सकता है। अगर हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसकी रेटिंग्स देखते हैं, अगर बहुत अच्छी रेटिंग है तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस इज हेयर फॉलो। अगर कोई देश बहुत अच्छी रेटिंग दी हुई है, बहुत सारी क्रेडिट एजेंसीज हैं जो कि आईकारा है, फिच है, मूडी है, ये सब जब देती है रेटिंग्स, अगर रेटिंग बड़ी अच्छी है तो उसे उधार देने में हमें कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग डिग्रेड करी गई है बाय फिच। फिच ने बहुत सारी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ की क्रेडिट रेटिंग्स को डिग्रेड किया है, जिसमें आती है यूके, यूएसए का तो हाल बहुत ही ख़राब है, डॉलर इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग। यूरोपियन कंट्री में जो यूएसए है वहाँ पर बैंकिंग क्राइसिस भी चल रही है। कैसे पता आपको? क्योंकि सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, रिपब्लिक बैंक, इन सब की हालत बहुत ख़राब हो रही है। मतलब इनके ऊपर बहुत सारा डेट है, बहुत सारा कर्ज है और उसको चुकाने में दे आर रियली फेसिंग क्राइसिस। तो यूएसए और यूके की क्रेडिट रेटिंग को भी कम कर दिया गया है बाय फिच। मतलब आप समझ सकते हो कि हम यूएसए को क्या रेटिंग दे रहे हैं और उसका क्या मतलब हो रहा है। इंडिया में अभी तक जो मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रिसेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो 0% इसलिए भी है क्योंकि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे। जो जर्मनी है अभी वो राउंड ट्रिप करके चीज़ों को ख़रीद रहा है। कैसे? जैसे कि डायरेक्टली रशिया से ना खरीद कर इंडिया से खरीद रहा है। अब इंडिया किसी देश से लेगा, फिर वो किसी और को देख, एंट्री पॉट ट्रेड होती है जो कि किसी और देश से इंपोर्ट करके किसी और देश को एक्सपोर्ट करना, तो ये कर रहा है इंडिया। तो ऐसे चीज़ों को अगर खरीदोगे तो ऑब्वियसली जितने मिडिलमैन इंक्लूड हैं सबके अपने अपने मार्जिन उसमें ऐड होंगे। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो जर्मनी है इट इज़ कंटिन्यूसली फेसिंग अ डाउनफॉल। इसमें एक और बात हम कर लेते हैं कि इंडिया को क्या कभी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के ऊपर इनडायरेक्ट रिसेशन आएगा क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अफेक्ट होंगी अगर बाकी देशों में रिसेशन आ गया, क्योंकि इंडिया लगभग बिलियन में चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है टू वेस्टर्न कंट्रीज़, टू यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अच्छा खासा 10-15 बिलियन का व्यापार चलता है। अगर उन देशों में आया रिसेशन तो आपके देश को भी इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता हो आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बिके। एक्सपोर्टर्स कैन फेस लॉस, हो सकता है उनका लॉस हो जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसमें कुछ भी दो ओपिनियन नहीं है, ये हो सकता है। इंडिया विल बी अफेक्टेड, ये हम समझ गए हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि कंडीशन है क्या वहाँ पे जर्मनी में। जर्मनी का जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, जो घरेलू खर्च है, जो हाउस होल्ड वहाँ पर रहने वाले लोग खर्च करते हैं, वो लगातार गिरा है, 1.2% से कम हुआ है। इन्फ्लेशन लगातार वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ते हैं, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस वजह से भी रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक्स जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दैट इज़ क्वाइट हाई। तो ये भी एक रीज़न है बिज़नेस ना करने का, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे बिजनेस में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट हैविंग मनी, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ कैश, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा डेट है। तो जीडीपी निकालने का जो फॉर्मूला है C+I+D+X-M। C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब इन्वेस्टमेंट और G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X-M।
एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखा तो देखा कि भाई खर्च तो कोई कर ही नहीं रहा। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी 1.2% से गिरा है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इश्यूज, बैंकिंग क्राइसिस। जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी 4.9% से गिरा है। मतलब गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट हैविंग मनी कि वो कुछ खर्च कर सके। जब ये तीनों चीज़ें कम हो रही हैं तो आपका जीडीपी कैसे बढ़ेगा? अगैन जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक्स माइनस एम भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। बट ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो सैंक्शंस लगा रही थी पूरी टीम बनाकर, दे आर नॉट गेटिंग थिंग्स इन देयर माइंड कि ये उन्हें भी अफेक्ट करेगा और एक एक करके सारे ही देश उस चपेट में आ जाएंगे। ये अब सोच रहे हैं कि हम कैसे रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दें। तो रादर देन इम्प्रूविंग द सिचुएशन, वो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। आप किसी भी एक कंट्री को एकदम आइसोलेट कर दोगे, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, वो कंट्री भी ग्लोबलाइज्ड है, चीज़ें खरीदती है, चीज़ें बेचती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रही है। तो आप अगर ऐसा कुछ हुआ तो सारी कंट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ें अभी भी बेटर नहीं हो रही, रादर देन दे आर प्लानिंग कि हम कैसे ग्रे लिस्ट, हम कैसे ब्लैक लिस्ट में डाल दें उसको। इसके लिए टीमबाजी हो रही है। तो सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज़ को, ना कि डिटेरियोरेट करना चाहिए। इसके अलावा एक और बात हम बता दें आपको कि जो कि हमारे IMF ने प्रेडिक्ट करा था, IMF हैज़ प्रेडिक्टेड कि UK जो है वो उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी बिकॉज ऑफ डेट्स। तो UK विल फेस रिसेशन सबसे पहले, ये कहा था IMF ने। जो हमारे यूनाइटेड किंगडम है वो सबसे पहले रिसेशन की चपेट में आएगा क्योंकि बड़ी बुरी हालत है। लेकिन हो क्या गया, उल्टा हो गया। यूरोपियन कंट्रीज़ में द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें नंबर 1 है और यहाँ पर 4th नंबर पे आ गई है इस चपेट में। तो IMF की प्रेडिक्शन इज ऑल्सो गॉन रॉन्ग। जो IMF की MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने ये बोला है कि UK इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन जर्मनी। कि UK को हमने समझा था कि भाई UK नहीं कर पाएगा, UK सबसे पहले रिसेशन में आएगा, बट आ कौन गया, जर्मनी। तो UK का जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी इट इज़ बेटर, तो बेहतर तो है, ये बोल रही है वहाँ की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो भाई कंडीशन इज़ डिटेरियोरेटिंग, पैनिक इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को कैसे इंटरलिंक होती हैं। जब हम ग्लोबलाइज हो जाते हैं तो सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। कोई किसी के ऊपर ट्रेड के लिए डिपेंड है, कोई किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंड है। इंडिया चाइना में आपस में कभी फेस ऑफ चलती है बट स्टिल ट्रेड डजंट स्टॉप। इंडिया और चाइना में कभी भी ट्रेड बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंट्रीज़ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। चीज़ें महंगी हो जाएंगी, चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, इन द सेंस कि रिलेशन ख़राब होने लगेंगी, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आप इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो। लेकिन कम्प्लीटली कट नहीं होता है किसी भी कंट्री से ट्रेड। तो ट्रेड इज़ दैट लेवल इम्पॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी कंट्री के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगा देंगे तो ये इशू सिर्फ उस कंट्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो प्रॉब्लम सबको इफेक्ट करेगी, राइट फ्रॉम ऑल दोज कंट्रीज दैट आर ट्रूली ग्लोबलाइज्ड। तो इंडिया में भी बिकॉज 1991 में LPG आ चुका था, तो हम भी भाई ग्लोबलाइज हैं, तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब डायरेक्टली ना पढ़कर वो इनडायरेक्टली पड़े, दैट इज़ ऑब्वियस, लेकिन पड़ेगा तो ज़रूर। सो इन दिस वीडियो हमने ये डिस्कस करा जर्मनी में रिसेशन आने के चांसेस हैं, क्यों आ रहा है, क्या रिसेशन, एंटी रिसेशन स्टेप्स उठाएगी जर्मनी। जर्मनी के जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं रॉबर्ट हैबेक, उन्होंने भी बोला, यही चीज़ बोली है कि इसी चीज़ को रीज़न बताया है कि जो रशिया से हम जो ट्रेड करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, इसकी वजह से हमारे ऊपर रिसेशन आ रहा है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, कंटिन्यूसली वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अगर सही हो गया तब तो इट्स वेल एंड गुड, बट डिटेरियोरेट नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन रिसेशन, ऑन एंटी रिसेशन पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर एक एक टर्म की अलग अलग वीडियो है। आपको अगर LPG के बारे में जानना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स को चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।